हेलो 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 हेलो। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, एक बारी जितना ये चैप्टर हो चुका है उसे रिवाइज करते हैं और फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो आप सब मेरे साथ फर्स्ट टॉपिक से लेकर अभी तक जितने हो चुके हैं सारे रिवाइज करवाओ, ठीक है? और चलो यार, हमने ना एक चैप्टर जो स्टार्ट कर रखा है उसका नाम क्या है? ऑडिट एंड। अच्छा, जो ऑडिट एंड ऑडिटर का चैप्टर है, आउट ऑफ 29 चैप्टर 10th नंबर का चैप्टर है, इसलिए चैप्टर नंबर क्या है? 10। और इसमें सेक्शन की कवरेज क्या है? 139 से लेकर 148 तक। और साथ में हमें क्या भी पढ़ने हैं? रूल्स कौन से पढ़ने हैं? द कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014। याद आ गया आपको? अच्छा, फिर इसके अंदर हमने सबसे पहले कौन सा पढ़ा था? सेक्शन नंबर 141 सब सेक्शन 1 एंड 2। सारे बच्चे बोलेंगे, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन नंबर 141 सब सेक्शन 1 एंड 2, जो क्या बताता है कि कौन कौन ऑडिटर बन सकते हैं। तो बताओ बेटा, 2 पर्सन ही थे जो ऑडिटर बन सकते हैं। पहले का नाम इंडिविजुअल, जो क्या हो? और दूसरी तरफ फर्म इंक्लूडिंग whose majority of partners are, और जो पार्टनर सीए प्लस सीओपी है वो ही सिर्फ क्या कर सकते हैं? ऑडिट और साइन ऑन द। सेक्शन नंबर 141 सब सेक्शन 1 एंड 2 करा था। फिर हमने पढ़े थे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स के बारे में बातें। फिर हमने पढ़ी थी किसके बारे में बातें? बताओ बेटा, कंपनी के जीवन का पहला ऑडिटर इज नोन एज, और फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा वो डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी है। अगर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है तो सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन 6 बोला पड़ेगा। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के केस में सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन 6, ठीक है? और इसके अंदर बताओ क्या होता था? फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज। कौन अपॉइंट करेंगे? और अगर बीओडी ने अपॉइंट करा तो ओके, और अगर नहीं करा तो फिर कौन करेंगे? कौन करेंगे? बाय होल्डिंग विद इन फ्रॉम। समझ आ रहा है आपको? और चाहे बीओडी ने अपॉइंट करा है चाहे मेंबर्स ने अपॉइंट करा है, रहेगा ये कब तक? अप टू द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। और गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कौन ढूंढ के लाएगा? बताओ, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन? विद इन हाउ मेनी डेज? सीएजी ले आया तो ओके, वरना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह रहे हमें ना, हम लेकर आएंगे। विद इन हाउ मेनी डेज? नेक्स्ट 30 डेज। तो बीओडी भी या तो ले आएंगे या नहीं लेकर आएंगे, तो फिर कौन? मेंबर्स लेकर आएंगे। विद इन हाउ मेनी डेज? और जो भी अपॉइंट हुआ, चाहे सीएजी ने अपॉइंट करा या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट करा या मेंबर ने अपॉइंट करा, जिसने भी करा ये रहेगा कब तक? अप टू द। फिर हमने पढ़ा था सब्सिक्वेंट ऑडिटर के बारे में बातें। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर का सेक्शन क्या था? सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन 7, ठीक है ना? गवर्नमेंट कंपनी का 7 है ना? फिर हमने पढ़ा था अपॉइंटमेंट ऑफ क्या? सब्सिक्वेंट ऑडिटर। 8-2 अपॉइंटमेंट ऑफ क्या? तो इसमें भी 2 केस हो जाएंगे, अदर देन और दूसरा। तो अदर देन गवर्नमेंट कंपनी की अगर मैं आपके साथ बात करूं, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी की बात अगर मैं करूं, तो ये थी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके 30 डेज में फर्स्ट ऑडिटर वो नहीं लाए तो नेक्स्ट, मतलब ओवरऑल 90 डेज के अंदर अंदर मेंबर लेकर आएंगे। और जो भी आया वो कब तक था? फर्स्ट एजीएम तक। और फर्स्ट एजीएम में पुराना ऑडिटर जाएगा तभी तो नया आएगा। तो जो ये नया आ रहा है इज नोन एज क्या? सब्सिक्वेंट ऑडिटर। और ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट तो फर्स्ट एजीएम पर हो रहा है, पर ये रिटायर कब होगा? 6th एजीएम पर, ऑन द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। समझ आ रहा है आपको? सेक्शन नंबर कौन सा था ये? 139 सब सेक्शन 1। और गवर्नमेंट कंपनी में सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? सीएजी। विद इन हाउ मेनी डेज? 180 डेज। विद इन हाउ मेनी डेज? 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और रहेगा कब तक? अप टू द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। ये पढ़ा था हमने। अच्छा, इसके बाद कौन कौन कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकता, इसके लिए हमने पढ़ी थी डिस्क्वालिफिकेशन। जयकार लगाओ, क्या पढ़ी थी? सेक्शन नंबर 141 सब सेक्शन 3। और डिस्क्वालिफिकेशन की लिस्ट में टोटल 9 आइटम्स थी। आप बोलना स्टार्ट करेंगे। पहला
बॉडी कॉर्पोरेट एक्सक्लूडिंग। दूसरा, एम्प्लॉय और ऑफिसर ऑफ द कंपनी। तीसरा, एम्प्लॉय और पार्टनर ऑफ एम्प्लॉय और ऑफिसर ऑफ द कंपनी। बातें समझ आई आपको? पक्का? अच्छा, फोर्थ क्या था? HRP। H बोले तो R, बोले तो P, बोले तो। अच्छा, HRP ने SIG कर रखी है। क्या कर रखी है? यानी सिक्योरिटी, इंडेप्टनेस, गारंटी। सिक्योरिटी तो 1 रुपए की भी होगी तो आप उस कंपनी से और उसकी ग्रुप ऑफ कंपनी से बाहर हो गए। और बताओ बेटा, कंपनी और ग्रुप ऑफ कंपनी के लिए हमने बोला था कैश फैलो। याद आ गया आपको? है ना? बस एक एक्सेप्शन है कि जो रिलेटिव है उसको कितने तक की? अप टू ₹1 लाख। कौन सी वैल्यू? इतने तक की आप सिक्योरिटी रख सकते हो। यहां तक का पॉइंट समझ आ गया आपको? पक्का? अच्छा, इनडेप्टनेस कितने की होनी चाहिए? दोबारा क्या? 5 लाख से ज्यादा। क्योंकि ये वाले पॉइंट्स कहते हैं उच्चिया ने गलना तेरे, जान के बोलो ताकि आपको याद रहे। और बताओ, गारंटी कितनी होगी? 1 लाख। 1 लाख से ऊपर, 1 लाख तक आप डिस्क्वालिफाइड नहीं होंगे। 4 हो गए। 5th डिस्क्वालिफिकेशन क्या थी बताओ? बिजनेस रिलेशनशिप। बोलना पड़ेगा। 5th क्या थी? याद है, अगर कोई ऑडिटर, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट कमर्शियल ट्रांजैक्शन में एंटर होता है, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट किस में एंटर होता है? तो मेरा आपसे एक सवाल है, अगर कमर्शियल ट्रांजैक्शन जो हो रही है एट आर्म्स लेंथ प्राइस हो रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आर्म्स लेंथ प्राइस पर देन वो क्या माना जाएगा? डिस्क्वालिफाइड। आर्म्स लेंथ प्राइस मतलब रीजनेबल प्राइस। और फिर 6 पॉइंट था, अगर पॉइंट क्या था? अगर आप जिस कंपनी का ऑडिटर करना चाह रहे हैं उस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं या की मैनेजर पर्सनल है वो आपके ही क्या है? रिलेटिव, तो आपको ये सब करना अलाउड। या आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में या ऑलरेडी कितने ऑडिट कर रहे हैं? 20 ऑडिट, तो 21st ऑडिट के लिए आप क्या होगे? और अगर आपको कोई फ्रॉड करा और फ्रॉड की वजह से सजा हुई, और सजा चाहे 1 दिन की हुई कितने भी हुए, आप अगले सजा के ऑर्डर के 10 साल तक क्या नहीं कर पाओगे। या फिर आप ऑलरेडी कौन सी सर्विसेज दे रहे हो? प्रोहिबिटेड सर्विसेज। ऑलरेडी कौन सी सर्विसेज दे रहे हो? पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो उस केस में भी आप डिस्क्वालिफाइड हो। फिर एक एक्स्ट्रा बात आपको लिखवा दी थी कि अगर कोई बंदा प्रोग्रेसिव बेसिस पे पेमेंट कर रहा है तो वो कोई इनडेप्टनेस नहीं है, तो देयरफॉर वो स्टिल क्या रहेगा? क्वालिफाइड। कंटिन्यू करता रहेगा। प्रोग्रेसिव बेसिस याद है, जितना काम करता जाऊंगा उतने पैसे लेता जाऊंगा। फिर हमने पढ़ा था अगर ऑडिटर को आफ्टर अपॉइंटमेंट क्या लग जाती है? कोई डिस्क्वालिफिकेशन लग जाती है तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? खाली। और खाली होने को कहेंगे क्या? कैजुअल वैकेंसी। फिर मैंने आपको बताया था सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट, सेक्शन नंबर 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज G। दोबारा आने दो, क्या ये क्या कहता था? सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट। एक ऑडिटर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एक ऑडिटर एट कितने ऑडिट कर सकता है? तो जवाब क्या आया? 20। और 20 में 2 ऑडिट इंक्लूड होंगे। पहला ज्वाइंट ऑडिट, पहला, और दूसरा सेक्शन 8 कंपनी का ऑडिट। लेकिन कुछ एक्सक्लूड होंगे। पहला, दूसरा, तीसरी, या फिर ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है। फिर कैजुअल वैकेंसी शब्द पूरी लॉ में कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। कैजुअल वैकेंसी का मतलब ऑडिटर की पोजीशन हो गई है खाली। ऑडिटर की पोजीशन हो गई है, बोलना पड़ेगा, ऑडिटर की पोजीशन हो गई है। और खाली होने का कोई भी कारण हो सकता है उसकी डेथ हो गई है, हो सकता है उसने रिजाइन कर दिया है, हो सकता है उसे रिमूव कर दिया गया है, और हो सकता है उसको क्या अट्रैक्ट हो गई है। याद आ गया आपको? तो ऑडिटर की पोजीशन खाली होना कैजुअल वैकेंसी होता है, और ये टर्म डिफाइन नहीं करी। लेकिन इस पोजीशन को फिल कैसे करा जाएगा ये लॉ में डिफाइन। तो बताओ कैसे फिल करा जाएगा? वो डिपेंड करता है कंपनी कौन सी है, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी या फिर गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा, फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी जो बता रहे सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन 8 8 2 सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन 8।
बताओ कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा, ये तो डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी है। पहला केस अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, बोलना पड़ेगा पहला केस। तो हम इसके अंदर रीजन जानेंगे कि भैया कैजुअल वैकेंसी का रीजन क्या है, या तो रेजिग्नेशन होगा या अदर देन रेजिग्नेशन, या तो रेजिग्नेशन होगा या, और अगर रेजिग्नेशन के अलावा वाला रीजन है तो फिर कैजुअल वैकेंसी को फिल करेंगे कौन, बीओडी। कौन फिल करेंगे, दो कौन फिल करेंगे, समझ आ रहा है आपको, बीओडी फिल करेंगे। विद इन हाउ मेनी डेज, 30 डेज। लेकिन अगर रेजिग्नेशन है तब भी कौन फिल करेंगे, बीओडी। लेकिन इसमें साथ में विद इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर मेंबर से क्या लेनी होगी, अप्रूवल इन द जनरल मीटिंग। और जो भी अपॉइंट हो रहा है कैजुअल वैकेंसी में, जो भी अपॉइंट हो रहा है वो रहेगा कब तक, अप टू द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। पुराना जो खाली होकर जा रहा है, प्रीवियस ऑडिटर जो था जो जा रहा है, उसका टेन्योर कितना रहता था उससे हमें मतलब नहीं है, वो तो अभी इस एजीएम तक ही चलेगा। बोलो बातें समझ आ रही है। अच्छा, सिमिलरली गवर्नमेंट कंपनी के अंदर अगर कोई कैजुअल वैकेंसी इनकर्ड होती है तो बताओ फिर कौन फिल करेगा, सीएजी। विद इन हाउ मेनी डेज, 30 डेज। नहीं कर पाता तो फिर कौन करेगा, बीओडी विद इन नेक्स्ट 30 डेज। और जो भी अपॉइंट हुआ रहेगा कब तक, अप टू द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। याद आ रहा है आपको। और अगर ऑडिटर रिजाइन करके जा रहा है तो ऑडिटर की एक ड्यूटी बनती है, अगर ऑडिटर रिजाइन करके जा रहा है तो ऑडिटर की क्या बनती थी, एक ड्यूटी, उसे ये रेजिग्नेशन के रीजंस वगैरह बताकर जाने। किसको बताकर जाने, अगर नॉर्मल कंपनी है तो किस किस को, कंपनी को और आरओसी को। और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो विद इन हाउ मेनी डेज, 30 डेज। बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर, यहां तक का पॉइंट समझ आ रहा है आपको। और अगर आप नहीं बताते तो आप पे 50,000 या ऑडिट फीस विच एवर इज लेस, इतना आप पे लेंगे। उसके अलावा 500 रुपए पर डे लगेंगे, लेकिन कौन से डे से, 32nd डे से। और मैक्सिमम कितने, 2 लाख। फिर हमने पढ़ा था आप अगर ऑडिटर को निकाल रहे हैं, कब निकाल रहे हैं, उसके एजीएम से, मतलब उसका टेन्योर खत्म होने से। तो 3 स्टेप होते थे, याद है। सबसे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन, फिर सीजी अप्रूवल और फिर एसआर। तो बताओ बेटा, याद होगा मैंने क्रक्स भी लिखवा दिया था आपको, है ना। तो बताओ बीआर से सीजी तक का फासला 30 दिनों में पूरा होना चाहिए, और इसके लिए आप फॉर्म भरते थे एडीटी 2, 8-2, इसके लिए फॉर्म भरते थे आप एडीटी, और सीजी ने अप्रूवल दे दी, उसके बाद भी एसआर की रिक्वायरमेंट होगी, और एसआर पास करना होगा विद इन हाउ मेनी डेज, 60 डेज। फिर हमने डिस्कस करा था सेक्शन नंबर कौन सा, 140 सब सेक्शन 5, बोलना पड़ेगा सेक्शन नंबर कौन सा, 140 सब सेक्शन। ये सिर्फ डिस्कस ही करा था, इसके बारे में लिखना आज बाकी था। लेकिन अभी इसमें हुआ क्या था मैं वो भी रिवाइज कराता हूं। बताओ, वैसे तो ऑडिटर फ्रॉड पकड़ने गया था, लेकिन वो वहां खुद जाकर ही फ्रॉड में इन्वॉल्व हो गया, ठीक है ना। या तो वही वाली बात हुई, शिकारी खुद ही यहां, है ना, ये तो वही वाली बात होगी ना, यस और नो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, या तो एनसीएलटी के पास क्या गई है, एप्लीकेशन गई है सीजी की, या फिर एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन गई है किसी पर्सन की, या फिर एनसीएलटी का जज खुद मतलब ऑन इट्स ओन मोशन, मतलब सुओ मोटो क्या कह सकता है कंपनी को कि अपना ऑडिटर क्या करो, चेंज। अगर कंप्लेंट आई थी सीजी से तो बताओ बेटा ट्रिब्यूनल कितने दिन में ऑर्डर सुना देगा, 15 डेज। बोलना पड़ेगा ट्रिब्यूनल कितने दिन में ऑर्डर सुना देगा कि भैया ये बंदा एज एन ऑडिटर अपॉइंट, मतलब इस बंदे को एज एन ऑडिटर काम करने मत दो, और नया ऑडिटर हम बताएंगे कौन आएगा। समझ आ रहा है आपको। और इन एनी अदर केस मतलब या तो सुओ मोटो वाला केस है या पर्सन कंसर्न वाला है। और अगर एनसीएलटी की फुल फॉर्म नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अगर वो आपकी बात से क्या हो गया, सेटिस्फाइड कि यार सच्ची में ऑडिटर फ्रॉडुलेंट मैनर में आ रहा था, तो वो डायरेक्ट करेगा कंपनी को ही कि तुम अपना ऑडिटर क्या कर लो, चेंज। उसमें बताओ सीजी लाती है नया ऑडिटर, यहाँ पर हम कंपनी को ही कह रहे हैं तुम अपना ऑडिटर क्या कर लो, चेंज कर लो। और जिसको डिस्क्वालीफाइड करा गया यहाँ से, जिसको रिमूव करा गया, तो वो बंदा अब अगले 5 साल तक किसी भी कंपनी का ऑडिट नहीं कर पाएगा। और उसके अलावा उस ऑडिटर पर, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट पर 447 की पनिशमेंट भी लगेगी। ये अब तक अब आ गई।
ठीक है, ये चार्ट अपने हाथ से बनाओगे या मैं बनवाऊं सेम? चलो फिर आओ। गली नंबर होता है बेटे। आपने इसका 10.31 पे लिखना है, 10.32 पे लिखना है, एक कोई गल है। अच्छा, यहाँ तक लिख लिया सभी ने? देखो हुआ क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या एनी अदर पर्सन कंसर्न और कई बार सुओ मोटो एप्लीकेशन गई है ट्रिब्यूनल के पास
कि इस कंपनी का ऑडिटर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रॉडुलेंट मैनर कर रहा है या मिला हुआ है, तो इस सिचुएशन में अगर एनसीएलटी इस बात से सेटिस्फाइड हो जाती है तो अब वो देखेगी एप्लीकेशन सीजी वाली थी तो क्या होगा, और अगर एनी अदर पर्सन कंसर्न वाली थी तो क्या होगा। यहां तक बना लिया आप सभी ने। तो जहां लिखा ना एप्लीकेशन बाय सीजी, उसके नीचे ये लिखेंगे डाउनवर्ड एरो बना के, विद इन 15 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इट शैल ऑर्डर, यानी ट्रिब्यूनल शैल ऑर्डर दैट ही शैल नॉट फंक्शन एज एन ऑडिटर एंड सीजी में अपॉइंट अनदर ऑडिटर। फटाफट से लिखेंगे सीजी वाले के नीचे, सीजी वाले के नीचे एप्लीकेशन बाय सीजी वाले, यानी 1 जुलाई के नीचे यहां पर आपको लिखना है। ये सीजी वाले के नीचे लिखो। अच्छा, अगर लिख लिए, 1 मिनट रुको, इसके नीचे आप ये लिखेंगे डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स ऑडिटर, डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स ऑडिटर। दूसरे वाले झूले के नीचे डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स ऑडिटर, डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स ऑडिटर। बोलो यहां तक का पॉइंट समझ आ गया आप सभी बच्चों को? पक्का वाला? ठीक है। अच्छा, फिर जब ये लिख लिया ना आपने, यहां भी लिख लिया, यहां भी लिख लिया, इन दोनों को नीचे से बंद करके यहां एक कॉमन एरो बना के, अब यहां जो लिखना है वो बता रहा हूं, दोनों को नीचे से बंद करके कॉमन एरो क्या लिखोगे बताओ बेटा? द रिमूव्ड ऑडिटर, ये वाला द रिमूव्ड ऑडिटर, जो ऑडिटर क्या हुआ है? रिमूव हुआ है। जो ऑडिटर क्या हुआ है बेटा? रिमूव हुआ है। वो अगले 5 साल तक किसी भी कंपनी का ऑडिट नहीं कर पाएगा, और वो साथ में 447 वाली पनिशमेंट के लिए भी क्या होगा? लायबल। कौन सा बल? लायबल। चलें स्टार्ट करें। समझ तो आपको आ गया। एक क्वेश्चन करते हैं आपके साथ डिस्कस। ये रह गया, किसी की नोटिंग रह गई है? बोलो स्टार्ट करें कहानी? सुनना। फिर एक एग्जाम्पल है, या आप क्वेश्चन कह लो, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, यहां से पढ़ना जरूरी है आपका। पेज नंबर 10.33 पर ही आपको ना इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल दिखेगा। ठीक है,
पढ़ेंगे आप सब मेरे साथ एग्जाम्पल। ये देखो क्या लिखा हुआ है, एफएलपी लिमिटेड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट। ध्यान देना आप सब, सेक्शन 140 सब सेक्शन 5 पर ही बातें कर रहे हैं। ट्रिब्यूनल ने ऑडिटर को निकाल दिया, ट्रिब्यूनल ने ऑडिटर को निकाल दिया क्योंकि ऑडिटर खुद ही इन्वॉल्व हो गया था किसमें, फ्रॉड में। अब यहां पर यही बात करने जा रहा हूं, एफएलपी लिमिटेड एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट एंड एनर्जी, और एफएलपी लिमिटेड डिफॉल्ट कर रही है ऑन इट्स बोरिंग विच अमाउंटेड टू 1000 ऑफ करोड़। बेटा लोगों से उधार लेकर पैसे नहीं दे रही, समझ रहे हो, और कोई छोटा मोटा उधार नहीं है, 1000 ऑफ करोड़ का उधार है। एंड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 अ फ्रॉड वाज अनकवर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शन ऑफ द कंपनी एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय किसने, सीजी। सीजी को पता चला कि यार जो 2019 का ईयर एंड हुआ था उसमें कई तरह के फ्रॉड थे जो कवर्ड नहीं हुए थे और अब पकड़े गए हैं, समझ आ गया। दैट द ऑडिटर ऑफ द कंपनी वर इन्वॉल्व इन सच फ्रॉड, और ऑडिटर भी उन फ्रॉड्स में क्या है, इन्वॉल्व। प्लीज सजेस्ट व्हाट कैन बी द कोर्स ऑफ एक्शन। तो आपको पूरा सेक्शन नंबर कौन सा लिखना है, 140 सब सेक्शन 5 लिख दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो यस और नो। आओ जी आओ। लास्ट क्लास में ना एक टॉपिक स्टार्ट करना था पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था तो हम कर नहीं पाए थे। आज हम करेंगे पेज नंबर 10.30 पर, अब हम कर पाएंगे अपॉइंटिंग ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। पेज नंबर 10.30 पर आप सब आ जाएंगे। पेज नंबर 10.30 पर आप सब आ जाएंगे। एक टॉपिक दिखेगा अपॉइंटिंग ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, बड़ा अच्छा टॉपिक है यार, आपने सुना भी होगा, बड़े अच्छे लगते हैं, ठीक है ना ये टॉपिक, क्योंकि इसके ऊपर आप एग्जाम क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, ठीक है, और करेक्ट इनकरेक्ट भी आते रहते हैं, मतलब एमसीक्यू बेसिकली। अपॉइंटिंग ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, पहले अभी हेडिंग बनाएंगे, अपॉइंटिंग ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, अपॉइंटिंग ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, या फिर आप एक हेडिंग बना सकते हैं रिमूवल बाय स्पेशल नोटिस। आप एक हेडिंग बना सकते हैं रिमूवल बाय स्पेशल नोटिस, रिमूवल बाय स्पेशल नोटिस, या फिर रिमूवल ऑफ ऑडिटर एट एजीएम। सेक्शन नंबर 140 सब सेक्शन 4, सेक्शन नंबर 140 सब सेक्शन 4, सारे बच्चे बोलेंगे सेक्शन नंबर 140 सब सेक्शन 4। एक बार फिर आड़ दो, सेक्शन नंबर 140 सब सेक्शन 4। तो हम ना सेक्शन की लिस्ट में भी लिख लेते हैं ना, आ जाओ। अच्छा 140 सब सेक्शन 5 तो आपने लिख लिया था या नहीं लिखा था लास्ट क्लास में सेक्शन में, वो भी लिख लेते हैं और ये भी लिख लेते हैं। 140 सब सेक्शन 5 अभी अभी हमने पढ़ा ना, ऑडिटर एक्टेड इन फ्रॉडुलेंट मैनर, तो यानी ये क्या था, ऑडिटर एक्टेड इन फ्रॉडुलेंट मैनर। अच्छा यहां पर हमने अभी अभी अब स्टार्ट करें क्या, रिमूवल बाय स्पेशल नोटिस। रिमूवल बाय स्पेशल नोटिस, बोलो करे कुछ बातें स्टार्ट करें। अच्छा देखो इसके लिए ना आपको मेरे साथ 7 का टेबल सुनाना पड़ेगा। बताओ 7 1 दा 7 2 दा
और 7 3 दा 90% ऑफ द टॉपिक खत्म हो गया। 90% ऑफ द टॉपिक खत्म हो गया। सर फिर 10% की फीस ले लो, ये तो हमें आता ही था। ऐसा कर ले बेटा। मैं यही देख रहा था, लालच कितनी भरी हुई है तुम में, मेरे में कहां से। चलो जरा सुनना, आपको पॉइंट समझाते हैं, बहुत बढ़िया पॉइंट समझाते हैं, दूसरे चैप्टर से रिलेट करते हुए इसमें आते हैं। देखो हुआ क्या था, अब जरा सुनना, इधर आओ। सेक्शन नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं, 102 में जाएंगे, फिर थोड़ी सी देर बाद 115 में जाएंगे, फिर वापस टॉपिक पे लोड कराएंगे। देखो हुआ बताओ क्या था। देखो कोई भी कंपनी अगर मीटिंग करती है, कोई भी कंपनी अगर जनरल मीटिंग करती है, कोई भी कंपनी अगर क्या करती है, तो उस कंपनी को क्या करना होता है, नोटिस देना होता है। उस कंपनी को क्या देना होता है, नोटिस देना होता है। और नोटिस देना होता है कम से कम 21 डेज पहले। और उस नोटिस में क्या क्या बताते हैं हम, अगर मैं आपसे पूछूं उस नोटिस में हम क्या क्या बताते हैं, जरा सुनना। यानी अगर बात करें कंटेंट, क्या क्या होती है। देखो हर कंपनी को जनरल मीटिंग करने के लिए नोटिस देना होता है 21 क्लियर डेज पहले। 21 क्लियर डेज पहले बोला पड़ेगा, 21 ठीक है। और उस नोटिस में क्या क्या बताना होता है, कंटेंट क्या क्या लिखा होता है। एक तो बता रखा होता है प्लेस, ये मीटिंग कहां होने जा रही है, कौन सी तारीख को होने जा रही है, कौन सा डे पड़ेगा, कौन से आवर्स में रखी है, बिजनेस आवर्स नॉट हैप्पी आवर्स, ओनली बिजनेस आवर्स, ठीक है ना, कौन से आवर्स में रखी है, और मीटिंग में क्या क्या बातें डिस्कस होने वाली हैं। और उसको क्या कहते थे, बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड, बिजनेस टू बी यानी हम नोटिस में लिख कर भेजते हैं, हम नोटिस में लिख कर भेजते हैं कि इस जगह पर इस तारीख को इतने बजे ये बातें डिस्कस होनी है। समझ आ रहा है आपको। और उन बातों में दो तरह की बातें होती हैं, एक तो ऑर्डिनरी बातें, एक कौन सी बातें, ऑर्डिनरी बातें, और दूसरी कौन सी, स्पेशल बातें। एक ऑर्डिनरी बात और दूसरी, तो ऑर्डिनरी बात में वन ऑफ द बात, अच्छा ऑर्डिनरी बातें टोटल होती कितनी थी, 4। पहला क्या, कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट। सारे बच्चे बोलेंगे क्या होती थी पहली, और दूसरा डेक्लरेशन ऑफ डिविडेंड इफ एनी, तीसरा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोज, और फोर्थ अपॉइंटमेंट ऑफ एंड फिक्सेशन ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर। यानी एजीएम में यह बात डिस्कस होती है कि अब हमारा ऑडिटर कौन अपॉइंट होगा। एजीएम में यह बात लिखी होती है कि एजीएम के नोटिस में, यानी हम ये बात भी लिखकर बता देते हैं कि हमारा आने वाला ऑडिटर कौन है। समझ आ रहा है, यानी अब आने वाले टाइम में हम किसको ऑडिटर बनाना चाह रहे हैं। तो आपने तो बोला नोटिस में हम लिख कर भेजते हैं हमने क्या क्या बातें करनी है, तो हमने ये भी लिख कर भेजा होता है कि हम किस ऑडिटर को आगे बना रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, कंपनी कहती है जो ऑडिटर रिटायर हो रहा है ना, जो ऑडिटर क्या हो रहा है, बोला पड़ेगा, जो ऑडिटर क्या हो रहा है, हम उसी को ही दोबारा से कंपनी का क्या बना लेते हैं, ऑडिटर। यानी ये देखो, एक बात बोली हुई है, कह रहे रिटायरिंग ऑडिटर को भी रीअपॉइंट किया जा सकता है। तो यहां पर कंपनी यही प्लानिंग कर रही है, यहां पर कंपनी यही प्लानिंग कर रही है। क्या प्लानिंग कर रही है बताओ, कंपनी क्या प्लानिंग कर रही है कि हम रिटायरिंग को ही क्या कर देते हैं, रीअपॉइंट। समझ आ रहा है आपको। यानी आपने अभी फर्स्ट स्टेप मेरे साथ सीखा, कंपनी क्या करती है, नोटिस भेजती है सभी मेंबर्स को, और मेंबर्स को भी, और साथ में कुछ और लोगों को भी नोटिस भेजती है। समझ आ रहा है। तो पहला स्टेप मेरे साथ लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या हुआ होगा, कंपनी ने, सबसे पहले क्या हुआ होगा, कंपनी ने क्या भेजा होगा,
नोटिस ऑफ एजीएम भेजा होगा कितने दिन पहले, 21 क्लियर डेज पहले। क्लियर डेज की बातें हम उसी चैप्टर में जाकर करेंगे, अभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यानी सबसे पहले आप लिखेंगे जो कंपनी है वो अपने मेंबर्स को और कुछ और लोगों को नोटिस भेजती है, नोटिस ऑफ व्हाट, एजीएम, और कितने दिन पहले भेजती है, एटलीस्ट 21 क्लियर डेज पहले। समझ आ रहा है आपको? और बताओ बेटा, इस बारी कंटेंट ऑफ नोटिस में क्या लिखा था कि कंपनी, कंटेंट ऑफ नोटिस में क्या लिखा हुआ था कि कंपनी रिटायरिंग ऑडिटर को ही रीअपॉइंट कर रही है। मतलब जो अभी ऑडिटर था उसी को ही रीअपॉइंट करा जा रहा है, मतलब दोबारा से आने वाले टाइम के लिए भी उसी को ही ऑडिटर के रूप में रखा जा रहा है। यानी कंटेंट ऑफ नोटिस में क्या लिखा हुआ था कि कंपनी रिटायरिंग ऑडिटर को ही रीअपॉइंट कर रही है। कंपनी रिटायरिंग ऑडिटर को ही रीअपॉइंट कर रही है। अब इनमें से कुछ मेंबर्स को ऐसा लगता है, इनमें से कुछ मेंबर्स को ऐसा लगता है कि भैया रिटायरिंग रीअपॉइंट नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है आपको? कुछ मेंबर्स को, ये कुछ कितने मेंबर्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। इसके बाद इनमें से कुछ फ्यू मेंबर्स कंपनी को एक नोटिस भेजते हैं। फ्यू मेंबर्स कंपनी को क्या करते हैं, एक नोटिस भेजते हैं। इसी नोटिस को कहते हैं स्पेशल नोटिस, इसी नोटिस को कहते हैं स्पेशल नोटिस। जयकारा आण दो, इसी नोटिस को कहते हैं हम क्या, स्पेशल नोटिस। पहले कंपनी ने भेजा क्या, नोटिस, उसके जवाब में कुछ फ्यू मेंबर्स ने भेजा क्या, स्पेशल नोटिस। और ये स्पेशल नोटिस भेजना होता है एटलीस्ट 14 डेज प्रायर टू द एजीएम। 7/3 द 7/2 द। समझ आ रहा है आपको? यस और नो? वेरी गुड। तो यानी इनमें से फ्यू मेंबर कंपनी को ही स्पेशल नोटिस भेज देते हैं। यार ये फ्यू मेंबर्स कितने होते हैं बेटा, जिनके पास 1%, बोला पड़ेगा, जिनके पास 1% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होती है, ये लो, जिनके पास क्या होती है 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर या शेयर्स, ठीक है, या फिर कितने के 5 लाख रुपए के शेयर्स होते हैं। पॉइंट समझ आ रहा है? ये फ्यू मेंबर कौन होते हैं, जिनके पास 1% ऑफ वोटिंग पावर है, जिनके पास 1% ऑफ क्या है, वोटिंग पावर, या फिर जिनके पास 1% ऑफ द वोटिंग पावर है, या फिर क्या है बताओ, 5 लाख रुपीस की पेड अप शेयर कैपिटल। ये मेंबर होते हैं, मतलब कम से कम आप अगर स्पेशल नोटिस भेजना चाहते हैं तो आपके पास ये सब होना चाहिए। ये सब मेंबर फैल गए, ये सब मेंबर फैल गए, ये सब मेंबर फैल गए कि भैया कैसे आप रिटायरिंग को रीअपॉइंट कर दोगे। इन्होंने स्पेशल नोटिस में क्या लिखकर भेजा, 2 झूले लटकाओ। इन्होंने स्पेशल नोटिस में क्या लिखकर भेजा, 2 झूले लटकाओ। अब मैं आपको बताता हूं क्या लिखकर भेजा। पहले पे ए लिखो, ये वाला पॉइंट, पहले पे आप ये वाला पॉइंट लिखो।
पहले वाले पे लिख लिया, दूसरे वाले झूले पे ये लिखो, पहले वाले पे लिख लिया तो दूसरे वाले झूले पे भी यही लिखो। हाँ जी, चले बातें करें आपके साथ, अगर आप सब रेडी है तो। देखो जी, सबसे पहले कंपनी ने नोटिस भेजा था सभी मेंबर्स को, उनमें से 1% ऑफ द मेंबर को इस बात से ऑब्जेक्शन है क्या कि रिटायरिंग रीअपॉइंट नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने कंपनी को क्या कर दिया, स्पेशल नोटिस भेज दिया। तो स्पेशल नोटिस 2 केसेस में, वैसे टोटल 4 केसेस में, पर अभी अपने करंट टॉपिक के हिसाब से सिर्फ 2 टॉपिक की बात करेंगे हम, क्योंकि बाकी 2 बातें डायरेक्टर के रिलेटेड है। अभी हम किससे रिलेटेड बातें कर रहे हैं, ऑडिटर। तो जब ये टॉपिक आएगा तब मैं आपको दोनों चारों बातें बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए स्पेशल नोटिस भेज कौन सकता है, जिसके पास कंपनी की 1% ऑफ द वोटिंग पावर है या फिर 5 लाख रुपए की पेड अप शेयर कैपिटल है। बोल दो, 1% ऑफ द या फिर, समझ आ रहा है। उन्होंने कंपनी को स्पेशल नोटिस भेजा, और ये स्पेशल नोटिस भेजना कितने दिन पहले होता है, एटलीस्ट 8 दो, एटलीस्ट 14 डेज पहले भेजना होता है, कम से कम, ठीक है ना। और आपने स्पेशल नोटिस में क्या लिखकर भेजा, रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, यानी तुमने लिखकर भेजा, तुमने ये लिखकर भेजा कि मिस्टर वाई, मतलब तुमने अपने पसंदीदा ऑडिटर का नाम लिखकर भेजा, कि आपने एक डिसीजन अपनी लिख कर दी कि हम चाहते हैं कि आप मिस्टर वाई को अपॉइंट करें एजीएम पे। या फिर आपने बताओ क्या लिख कर दिया कि भाई रिटायरिंग ऑडिटर अपॉइंट नहीं होना चाहिए, बाकी किसी को भी अपॉइंट करो। रेजोल्यूशन एट एन एजीएम टू प्रोवाइड दैट रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं होना चाहिए। तो आपने स्पेशल नोटिस में से 2 में से एक बात लिखकर दी होगी। क्या बात लिखकर दी होगी, पहले पे क्या लिखा होगा, वाई को अपॉइंट कर लो, या फिर क्या लिख कर दी होगी, लिख लो ना ये बात, तभी तो समझ आएगी अगली बारी। दूसरी बात, रिटायरिंग रीअपॉइंट नहीं होना चाहिए, रिटायरिंग रीअपॉइंट नहीं होना चाहिए, रिटायरिंग रीअपॉइंट नहीं होना चाहिए। क्या आपको बातें समझ आनी स्टार्ट हुई हैं या नहीं? आपने अपनी पसंदीदा ऑडिटर का नाम दे दिया, या फिर आपने क्या कह दिया, भाई किसी को भी कर लो पर ये रीअपॉइंट नहीं होना चाहिए। ये मेंबर्स वो होते हैं, इनका नाम होता है रायता, ये कभी भी फैल जाते हैं। यहां फैल गए ना, पॉइंट समझ आ गया आपको। अब देखो, कंपनी को ये बात पता चल गई, कंपनी को ये बात पता चल गई कि कुछ मेंबर्स जो है वो रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट होता हुआ देख नहीं सकते। तो अब कंपनी तेरी एक ड्यूटी है, अब कंपनी तेरी एक क्या है, बोलना पड़ेगा, अब कंपनी तेरी एक क्या है, कि तुझे ये बात रिटायरिंग ऑडिटर को बतानी चाहिए, और अदर मेंबर्स को, यानी जो 99% मेंबर्स बचे हैं उन्हें ये बात बतानी चाहिए। क्या बात बतानी चाहिए, कि हमारे पास क्या आया है, एक स्पेशल नोटिस, क्योंकि 99% ऑफ द मेंबर्स को थोड़ा पता होगा कि कोई स्पेशल नोटिस आया है। पॉइंट समझ आ गया? तो अब बताओ कंपनी की ड्यूटी क्या है, कंपनी की ड्यूटी क्या है, विद इन नेक्स्ट कितने डेज,
7 days, यानी 7 days बिफोर द एजीएम, 7 days बिफोर द, बोलना पड़ेगा 7 days बिफोर द। बताओ बेटा कंपनी इसके बारे में किसको बताएगी? देखो, ऑन रिसिप्ट ऑफ सच रेजोल्यूशन द कंपनी शैल इमीडिएटली सेंड अ कॉपी देयर ऑफ टू द रिटायरिंग ऑडिटर। समझ आ रहा है आपको? एक तो रिटायरिंग ऑडिटर को बता देगी कि तू उम्मीद मत बांध, क्योंकि अब हो सकता है तू दोबारा से रीअपॉइंट ना हो। तो यानी कंपनी क्या करेगी, जरा सुनो। अब इसके बाद कंपनी तेरी क्या बनती है? ड्यूटी। कंपनी तेरी क्या बनती है? ड्यूटी। क्या ड्यूटी बनती है? तुझे क्या क्या देना है? एक तो नोटिस देना है, यानी इन्फॉर्म करना है, बेसिकली इंटीमेट लिख लो। इंटीमेट करना है किस किस को? अदर मेंबर्स। अदर मेंबर्स कौन से हो गए, जल्दी बताओ। 99% समझ आ रहे हैं आपको? और साथ में किसको इंटीमेट करना है? अच्छा, इनको करना होता है, जो अदर मेंबर्स को इन्फॉर्म करना होता है, कितने दिन पहले करना होता है? एटलीस्ट 7 days बिफोर व्हाट? एजीएम। अदर मेंबर्स को एजीएम से एटलीस्ट 7 days पहले, एजीएम से एटलीस्ट 7 days पहले इन्फॉर्म करा जाएगा कि भैया कोई स्पेशल नोटिस आया है जिसमें वो रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट होने नहीं देना चाहते। तो एटलीस्ट 7 days, एटलीस्ट कितने डेज? 7 days बिफोर एजीएम। प्लस साथ में किसको भी इंटीमेट करा जाएगा? रिटायरिंग ऑडिटर को। किसको भी करा जाएगा इंटीमेट कि तेरे को रीअपॉइंट नहीं कर रहे। अब बताओ रिटायरिंग ऑडिटर के साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है? आवाज में दम नहीं है। सही हो रहा है या गलत हो रहा है? थोड़ा और मरगिले हो जाओ। गलत हो रहा है कितना? इतना थोड़ा कोई गलत हो रहा है जितना तुमने सन्नाटा बना दिया है। रिटायरिंग ऑडिटर के साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है? देख रहे हो तुम्हारे को, तुम्हारे अटेम्प्ट की है सब। रिटायरिंग ऑडिटर का सही हो रहा है या गलत हो रहा है? हाँ, यहां भी हो रहा था थोड़ी देर पहले, हमने तो आवाज निकलवा दी। रिटायरिंग ऑडिटर के साथ गलत हो रहा है, तो लॉ कहता है हम तुम्हें एक अधिकार देते हैं। लॉ कहता है हम तुम्हें क्या देते हैं? कि तुम रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो कि क्यों तुम्हें निकाला ना जाए या तुम्हें ही रीअपॉइंट क्यों किया जाए। समझ आ रहा है? तो यहां पर लॉ ने रिटायरिंग ऑडिटर को क्या दे दिया? एक राइट दे दिया है, राइट टू गिव रिप्रेजेंटेशन। जे कहा लगाओ, राइट टू गिव इन राइटिंग। तो अब बताओ रिटायरिंग ऑडिटर के पास क्या है? राइट टू गिव रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग। राइट टू गिव रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग। और फिर रिटायरिंग ऑडिटर अपनी रिप्रेजेंटेशन सबमिट करेगा। अपनी रिप्रेजेंटेशन किसको सबमिट करेगा बताओ? कंपनी को, कि मुझे क्यों निकाला ना जाए, मुझे ही रीअपॉइंट किया जाए। समझ रहे हो आप बात? अब कंपनी की यहां पर ड्यूटी होती है, कंपनी की यहां पर क्या होती है? ड्यूटी, कि जो रिप्रेजेंटेशन बोलना पड़ेगा, जो रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर से मिली है उस रिप्रेजेंटेशन को जो कंपनी है वो उस रिप्रेजेंटेशन को मेंबर्स के बीच में सर्कुलेट करवाए, कॉपीज करवा के सबको एक एक पेज पकड़ाए कि ये है ये रिप्रेजेंटेशन, या फिर एजीएम में रीड करे, एजीएम में सभी मेंबर्स के सामने उसकी रिप्रेजेंटेशन को रीड करे। तो दो सिचुएशन हो सकती है। यानी यहां पर कंपनी की क्या है? ड्यूटी। यहां पर कंपनी की क्या स्टार्ट होगी? ड्यूटी। बोलना पड़ेगा, यहां पर कंपनी की क्या स्टार्ट होगी? ड्यूटी। किस बात की ड्यूटी? बोलो ना। या तो फिर सर्कुलेट द रिप्रेजेंटेशन, या तो वो इस रिप्रेजेंटेशन को क्या करे? सर्कुलेट द रिप्रेजेंटेशन, या फिर बताओ क्या करें?
read out such representation, such auditor's representation in the कहां पर AGM, सच रिप्रेजेंटेशन कहां पर AGM। अब सुनना, लेकिन जब कंपनी ने इस रिप्रेजेंटेशन को पढ़ा तो कंपनी को लगा ये तो हमें नीचे दिखाने में लगा हुआ है, डिफेम करने में लगा हुआ है, यानी सच रिप्रेजेंटेशन कंटेन डिफेमेटरी मैटर्स, सच रिप्रेजेंटेशन कंटेन्स डिफेमेटरी मैटर, ये हमें डिफेम करने के लिए अपनी बातें लिखा, हमें नीचा दिखाई जा रहा है और अपने आप को दिखाया जा रहा है हम तो बहुत महान है। ऐसे कैसे भाई? कंपनी कह रही है हम जो है ना ट्रिब्यूनल में इसकी कंप्लेंट करेंगे, और अगर ट्रिब्यूनल, समझ रहे हो, अब इसके बाद कंपनी क्या करेगी? अभी सोचो, मैंने लैंडस्केप बुक दी है, अरे तो यहीं से गली बना लो, ऐसे 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 कैसे? अरे रुक, इधर दिखाओ, अरे रुको सही, यहां आ जाएगा आराम से। हाँ जी, अभी समझ रहे हो, अभी तो ये फर्स्ट चार्ट है जो पूरी स्टोरी ऐसी ही कितनी स्टोरियां आपने अपनी लॉ की बुक में लिखनी है, आप खुद हैरान हो जाएंगे। पॉइंट समझ आ रहा है? इसलिए इसको लैंडस्केप में रखा गया बुक को, कि चार्ट पूरे बनते जाएं, है ना। पिछले बैच को स्पाइरल करा तो वो बताओ क्या कह रहे? परफेक्ट बाइंडिंग करवा देते। चलो कोई बात नहीं, सीए फाइनल में आपको स्पाइरल मिल जाएंगे। इधर आओ, अब सुनना मेरी बात। अच्छा, अगर कंपनी को ऐसा लगा, कंपनी को कैसा लगा? कंपनी को ऐसा लगा कि सच रिप्रेजेंटेशन कंटेन्स डिफेमेटरी मैटर, सच रिप्रेजेंटेशन कंटेन्स, यानी कंपनी इज ऑफ द ओपिनियन that company is of the opinion that representation contains defamatory matters, representation contains defamatory matters। तो इस सिचुएशन में कंपनी क्या करेगी? अपील करेगी। इस सिचुएशन में कंपनी क्या करेगी? अपील करेगी टू द ट्रिब्यूनल, अपील टू द ट्रिब्यूनल। समझ आ रहा है आपको? तो यानी कंपनी ने अपील करी किसको? ट्रिब्यूनल को। क्या अपील करी ट्रिब्यूनल को? बोलो ना, कि यार ये रिप्रेजेंटेशन हम रीड और सर्कुलेट करना नहीं चाहते, ये रिप्रेजेंटेशन हम रीड और सर्कुलेट करना नहीं चाहते, एज इट कंटेन्स डिफेमेटरी मैटर्स। अब बताओ बेटा, ट्रिब्यूनल को या तो ये बात, हाँ चाकू मार दो बेटा, नहीं जो जिस नजरों से देखो चाकू मारो, रुको, कहीं कोई निंजा तोड़ी या कुछ वगैरह कहीं, समझ आ रहे? वो स्टार्ट भी हो गया, रुको बेटे रुको, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब ट्रिब्यूनल बताओ, या तो उस अपील से सेटिस्फाइड होगा या उस अपील को डिसमिस कर देगा कि कोई ऐसे रिप्रेजेंटेशन मैटर नहीं है, यानी या तो वो अपील डिसमिस कर देगा, या तो वो अपील डिसमिस कर देगा, और अगर डिसमिस कर देगा तो बताओ फिर क्या होगा? अगर डिसमिस कर दी अपील तो बताओ फिर क्या होगा? कंपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेगी, क्या? सर्कुलेट और, या फिर सर्कुलेट या रीड आउट। ये जो तुमने अगर अपील डिसमिस हो गई, भाई तुम भी ले आओ, क्या हो गया? अभी इनको इतनी सी रोड के बीच में, जो पटरी के बीच में से स्कूटी निकालनी होगी ना, ये निकाल लेंगे जैसे कैसे मर्जी करके।
यहां हल्का सा घूमना पड़ा तो देखो जरा, अगर अपील डिसमिस हो गई मतलब उन्होंने मना कर दिया कि ना जी ना, ना जी ना, कोई ऐसे कोई रिप्रेजेंटेशन में कोई मैटर नहीं है, आप क्या करो, इसको सर्कुलेट करो या फिर क्या करो, रीड करो। लेकिन अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड हो गया कि सच्ची में रिप्रेजेंटेशन कंटेन व्हाट, रिप्रेजेंटेशन कंटेन व्हाट, डिफॉर्मेटरी मैटर, अगर ट्रिब्यूनल क्या हो गया, सेटिस्फाइड विद द अपील, अगर ट्रिब्यूनल क्या हो गया, सेटिस्फाइड विद द अपील, ठीक है, तो फिर बताओ कंपनी ना सर्कुलेट करेगी, कंपनी ना सर्कुलेट करेगी और ना ही रीड करेगी। और एक जो कंपनी ने अपील करी है ना, उसके लिए जो वो फॉर्म भरती है, उस फॉर्म का नाम है बेटा NCLT 1, यानी कंप्लेंट करने के लिए हमें NCLT 1 नंबर फॉर्म सबमिट करना होता है, फॉर्म का नंबर है। समझ आ रहा है आपको? खत्म हो गया यार, कई तो भरे बैठे, नहीं नहीं और दो चार चीजें लिखवा दो। आओ अब मैं 2 मिनट में आपके माइंड में फिट कर देता हूं, आपको दोबारा बस झलक देखनी होगी, सब कुछ याद आ जाएगा। आप सारे मेरे साथ स्टेप देखो, आप मेरे साथ, मैंने तो आपको बोला था 7 का टेबल आता हो तो 90% टॉपिक तो वही नहीं पढ़ गया था, बस मैंने 10% ही तो करवाया आपको। कह रहे नीचे कब उतरते हो ये बताओ। सुनो, मैं अब आपके साथ बातें करता हूं, अब आपको ना इसकी हेडिंग्स भी समझ आएगी, अब आपको ना बेटा इसकी हेडिंग भी समझ आएंगी, क्योंकि उस समय हेडिंग्स मैंने समझाई नहीं थी। रीजन था कि मैं पहले आपके साथ पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लूं। सेक्शन नंबर 140 सब सेक्शन 4, एक बार जकारा आन दो, सेक्शन नंबर 140 सब सेक्शन 4, सारे बच्चे बोलेंगे सेक्शन नंबर 140 सब सेक्शन 4। क्या बातें हैं जरा सुनो, हम अपॉइंट करना चाह रहे हैं ऑडिटर, एजीएम में जो ऑडिटर अपॉइंट करना चाह रहे हैं वो कौन सा करना चाह रहे हैं, अदर देन, पहली हेडिंग समझ आ गई। या फिर हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, हम ऑडिटर को रिमूव कर रहे हैं थ्रू स्पेशल नोटिस, अब आपको नाम भी समझ आ रहे होंगे। या फिर आप ये कह सकते हो हम रिमूवल ऑफ ऑडिटर कर रहे हैं, कहां पर, एजीएम में। 140 सबसेक्शन 1 में हम एजीएम से पहले रिमूव कर रहे थे, इसमें हम एजीएम पर ही रिमूव कर रहे हैं। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? रिटायरिंग को रिमूव कहां पर कर रहे हैं, एजीएम में ही। क्या आपको स्प्राइट हो रहा है या नहीं हो रहा? आओ सारी कहानी मेरे साथ एक बार डिस्कस करो, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। बताओ बेटा, सबसे पहले क्या होता है, कंपनी अपने सभी मेंबर्स को क्या भेजती है, नोटिस, और नोटिस में क्या बताती है, जगह तेरी टाइम तेरा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक मिनट रुको बेटा, इधर ध्यान दो, टाइम तेरा वैम तेरा, इधर आओ। सबसे पहले क्या होता है, कंपनी नोटिस भेजती है सभी मेंबर्स को, कंपनी क्या भेजती है, नोटिस सभी मेंबर्स को, कितने दिन पहले, एटलीस्ट 21 डेज बिफोर, 21 डेज बिफोर। और उसमें एक वन ऑफ द मैटर ये भी लिखकर भेजती है, वन ऑफ द कंटेंट ये भी होता है कि इस बार हम किसको ऑडिटर के रूप में रखना चाह रहे हैं। अब उन मेंबर्स में से फ्यू मेंबर्स, ये फ्यू मेंबर्स क्या होते हैं, जिनके पास कंपनी की 1% ऑफ द वोटिंग पावर या 5 लाख रुपीस की पेड अप शेयर कैपिटल होती है, वो फैल गए। क्यों फैल गए? क्योंकि ये रायता है? नहीं, क्योंकि इन्हें ये बात पसंद नहीं आई। क्या बात पसंद नहीं आई? कि रिटायरिंग को ही रीअपॉइंट क्यों कर रहे हो। तो इन्होंने ही कंपनी को क्या भेज दिया, क्या भेज दिया, एक, और ये भेजना होता है एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द एजीएम। और इस स्पेशल नोटिस में 2 में से एक बात लिखकर भेज दी है, क्या, इस बंदे को अपॉइंट करो या फिर रिटायरिंग रीअपॉइंट नहीं होना चाहिए। और बताओ बेटा, कंपनी को जैसी ये बात पहुंची, कंपनी ने जैसी स्पेशल नोटिस कैच करा, फटाफट से आगे थ्रो कर दिया, किसकी तरफ, रिटायरिंग ऑडिटर की तरफ, और अदर मेंबर्स को कितने दिन पहले बताना होता है, 7 डेज। और रिटायरिंग ऑडिटर को जैसी
बताओ बेटा, वो जो इंटीमेशन आया किससे, कंपनी से, रिटायरिंग ऑडिटर ने इंटीमेशन उठाकर, ओए मेरे को ही नहीं कर रहे, बताओ बेटा, उसी समय हैंड रेस करके अब मेरे पास एक क्या है, अधिकार, और वो अधिकार किस चीज का है, रिप्रेजेंटेशन देने का। उसने उसी समय से क्या लिखनी स्टार्ट कर दी, रिप्रेजेंटेशन, और जैसी रिप्रेजेंटेशन तैयार हुई फेंकी किसकी तरफ, कंपनी की तरफ। कंपनी ने फिर कैच कर, कंपनी तो ऐसे स्लिप का फिल्टर ही लग रही है, कभी मेंबर भेज देते हैं, कभी अब ये रिटायरिंग ऑडिटर, कंपनी कह रही क्या यही जीवन है। चलो फिर अब बताओ क्या हुआ, अब कंपनी के भाई रिप्रेजेंटेशन आई, कंपनी ने उस रिप्रेजेंटेशन को पढ़ा, कंपनी कह रही है इसमें तो बहुत डिफॉर्मेटरी मैटर है, हम तो इसको मीटिंग में ना तो सर्कुलेट करवाएंगे ना रीड कराएंगे। ऑडिटर कह रहे हैं ऐसे कैसे नहीं करवाओगे, करवाना पड़ेगा। कह रहे हैं हम ट्रिब्यूनल के पास जा रहे हैं, ट्रिब्यूनल के पास जाने के लिए फॉर्म नंबर भरना पड़ेगा एनसीएलटी 2 एनसीएलटी, और अगर ट्रिब्यूनल को लगा कि लड़का बात तो ट्रिब्यूनल कहेगा ना सर्कुलेट करना ना रीड करना, और अगर ट्रिब्यूनल को लगा ऐसी इसमें तो कोई बात है नहीं तो फिर तुम्हें रीड भी करना पड़ेगा और सर्कुलेट भी करना पड़ेगा। बताओ आपको तो पूरा सेक्शन याद है। नोटिंग का कोई फर्क थोड़ना पड़ता है, कई बार हो जाती है, छोटी मोटी जगह कम पड़ जाती है, छोटी मोटी इतनी ज्यादा कम पड़ गई थी, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं, अब आप इस पेज से जब भी निकलेंगे आपको याद होगा सब कुछ। समझ आ रहा है आपको। करेंगे एक अच्छा सा क्वेश्चन, एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं इसका। अच्छा आज मुझे आपको गिफ्ट भी देना है, आप सबको बताइए। नोटिंग का काम मैं बेटा देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसी आप आदत फर्स्ट डे से बना लेंगे ना, वो आदत आपको एग्जाम तक बनी रहेगी, वो आदत आपकी एग्जाम तक बनी रहेगी। आपको जितने टॉपिक्स हो चुके हैं उन सब के क्वेश्चंस लिखने स्टार्ट कर देने चाहिए सामने वाले पेज पे, ठीक है। तो जितने टॉपिक हो चुके हैं मैं अभी लिस्ट में दिखा दूंगा, उसके नीचे जितने क्वेश्चन है आप अपने लिखने स्टार्ट कर दो, और टारगेट करो कि संडे तक हम सारे क्वेश्चंस लिख लेंगे, टारगेट करो, ठीक है ना। मुझे भी पता है कि आपके ऊपर और सब्जेक्ट्स का भी बर्डन है, लेकिन ये नहीं है कि मैं क्लास में सारी एफर्ट कर दूंगा, लेकिन आपके पार्ट पर मुझे प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए। समझ आ रहा है आपको। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सारे कॉन्सेप्ट आपको लर्न हो, समझ आ रहा है आपको, लेकिन आपके पार्ट पे बेटा एक रिक्वायरमेंट है कि आपको घर जाके क्वेश्चन लिखने हैं, और आपकी मर्जी है, देखो अल्टीमेटली लिखने तो है ही। अब मैं आपको बताता हूँ, आपकी मम्मा ने आपको एक चपाती दी खाने के लिए, ठीक है ना, आप एक बारी में पूरी उठाकर खाओ तो खाई नहीं जाएगी, बाइट कर करके खा लोगे ना, खाई जाती है। यही है, जितने टॉपिक होते जा ना, अभी एक रूल बना लो, जो टॉपिक होता जा रहा है उसके नीचे के क्वेश्चन घर जाके प्रैक्टिस करने। कई बारी 2 मिलेंगे, कई बारी 3 मिलेंगे, कई बारी नहीं भी होगा, और कई बारी 10 भी होंगे। जितने होंगे घर जाती सबसे पहले यही काम करना है। समझ आ रहा है आपको। आज वाले डे में घर जाती यही काम करना है। पहले घर जाते हुए मम्मी 2 मिनट बाद खाएंगे, पहले एक बार क्वेश्चन देख लूँ। समझ आ रहा है आपको, क्योंकि आपने अगर जैसी रूटीन बना ली वैसी बन जाएगी। और मैं चाहता हूँ, मैं तो आपको यही चाहता हूँ कि आप होमवर्क साथ के साथ ही करें, नहीं तो बाद में ये होमवर्क बहुत सारा हो जाएगा। आप टेस्ट के वक्त पे क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा फिर लगेगा आपको, क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर साथ के साथ होते जाएंगे तो टाइम भी कम लगता है, टाइम सेव होता है। बाद में फिर आपको दोबारा से कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। और मैं अब आपको एक बात जो बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करनी है। जब भी आप कोई क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, बेटा जरा सुनना, जब भी आप कोई क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो एक बात का ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के आंसर नहीं लिखेंगे। पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपके माइंड में उसका आंसर आ गया, फिर आपको जो आंसर सॉल्यूशन गिवन है ना, वो आपको रीड करना है कि मैंने सही सोचा था या नहीं सोचा था, आपको पता चल जाएगा। और रीडिंग करने के बाद आपके माइंड में कुछ और कंटेंट भी जुड़ जाएगा, फिर आप आंसर लिखेंगे। यानी आप डायरेक्टली क्या नहीं करेंगे, आंसर नहीं लिखेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके माइंड में आंसर तो 2 मिनट में ही आ जाता है, फिर उस आंसर को आपके माइंड में आ गया, आप एक बार रीडिंग करेंगे। ये प्रैक्टिस आप बनाएंगे, इससे आपके आंसर राइटिंग स्किल्स और आंसर का कंटेंट दोनों इंप्रूव हो जाएंगे। और ये बातें आपने फॉलो करनी है और इस बातों को सीरियसली लेना है। और मैंने बहुत सारी इंप्रूवमेंट देखी है इन सब चीज़ों से।
ठीक है ना। तो आप सब इस बात का भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट आंसर लिखने में स्टार्ट कर देना। समझ आ रहा है आपको? पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसका आंसर पढ़ो, फिर लिखो। लिखना जरूरी है, क्योंकि हाथ चलेगा ना तभी एग्जामिनेशन हॉल में भी हाथ चलता है। अगर आप रीडिंग कर करके क्वेश्चन निपटा दोगे ना, फिर वो वहां पर भी आपको क्वेश्चन बस रीडिंग से निपटा पा रहे होगे, लिख नहीं पा रहे होगे, और लिखे बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे। समझ आ रहा है आपको? ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन करने जा रहे थे बेटा इसका, एक क्वेश्चन करने जा रहे थे इसका। कह रहे हैं अभियोगिक लिमिटेड हैविंग 1000 मेंबर विद पेड अप शेयर कैपिटल कितने की? 1 करोड़। कह रहे अभियोगिक जो है उसके 1000 मेंबर्स है, और इन 1000 मेंबर्स के बाद मिलाकर कितने की पेड अप कैपिटल है? 1 करोड़ की। दे डिसाइडेड टू होल्ड इट्स एजीएम। दे डिसाइडेड टू होल्ड इट्स, इन्होंने क्या सोचा कि यार हमें क्या रखनी चाहिए? एक एजीएम रखनी चाहिए। कब? 21 अगस्त 2022। एंड इट रिसीव्ड अ नोटिस ऑन 2 जुलाई फ्रॉम 60 मेंबर्स। यार 21 अगस्त को होनी थी मीटिंग, 2 जुलाई को ही उन्होंने क्या भेज दिया? नोटिस भेज दिया। वो 60 मेंबर जिनके पास कितने की पेड अप शेयर कैपिटल है? 7 लाख इन एग्रीगेट, सबके पास मिलाकर। तो बताओ बेटा 5 लाख से ज्यादा है या कम है? तो यानी ये 1% फ्यू मेंबर तो है। फॉर अ रेजोल्यूशन टू बी पास्ड एट द एजीएम फॉर अपॉइंटिंग वेदिया एंड कंपनी एट इट्स ऑडिटर फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 22-23 ऑनवर्ड इंस्टेड ऑफ एग्जिस्टिंग ऑडिटर चेपाल एंड कंपनी, which was originally appointed for 5-year term and had completed its 4-year term। हम चाह रहे हैं जो उनकी रिटायरमेंट आ रही है, 4 साल बीत चुके थे, 5वें साल में उन्होंने रिटायर होना था, आप उनकी जगह किनको रखें? वेदिया एंड कंपनी को। बताओ इन्होंने क्या भेजा है? स्पेशल नोटिस। क्या भेजा इन्होंने? एंड सच अ नोटिस फॉर रेजोल्यूशन वाज फोर्थविथ। व्हाट इज फोर्थविथ? इमीडिएटली। व्हाट इज फोर्थविथ? बुक के पहले पेज पे लिखो फटाफट से जाके। फोर्थविथ वर्ड का मतलब होता है इमीडिएटली। इंडेक्स के ऊपर आपको पता ही है, आप ज्ञान की बातें लिखते रहेंगे। इंडेक्स के ऊपर आप पॉइंट नंबर 1 डाल के लिखो फोर्थविथ। फोर्थविथ वर्ड का मतलब होता है इमीडिएटली। कौन सा जेटली? फोर्थविथ वर्ड का मतलब होता है इमीडिएटली। कह रहे हैं ये जो नोटिस आया इस डिसीजन वाला, वो कंपनी ने किसको भेजा? चेपाल एंड कंपनी को। मतलब चेपाल एंड कंपनी मतलब वो सीए फर्म जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर थी हमारी, और विच गेव इट्स रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग टू द कंपनी अलॉन्ग विद द रिक्वेस्ट फॉर इन नोटिफिकेशन टू द मेंबर ऑफ द कंपनी, बट इट वाज रिसीव्ड टू लेट, यानी 3 days बिफोर बाय द कंपनी। बताओ बेटा उन्होंने जो रिप्रेजेंटेशन भेजी है वो मीटिंग से 3 दिन पहले सबमिट करी है। In the context of aforesaid fact, please answer the following question: whether said notice was given by adequate number of members। बताओ ये जो स्पेशल नोटिस दिया गया है, क्या ये adequate number of members ने दिया है या नहीं? आवाज में दम नहीं है, यस या नहीं? ठीक है, तो आपका पहला जवाब तो यही हो गया। समझ आ रहा है? क्योंकि सेक्शन 115 कहता है कितनी होनी चाहिए मिनिमम? 1% ऑफ द वोटिंग पावर। बोलना पड़ेगा 1% ऑफ द, या फिर आपके पास क्या हो 5 लाख की पेड अप शेयर कैपिटल। तो यहां पर तो आपके पास 7 लाख की है। और वह चलो आगे बात करते हैं। कह रहे वेदर द कंपनी वाज बाउंड टू सेंड टू इट्स मेंबर सच रिप्रेजेंटेशन मेड बाय चेपाल एंड कंपनी। ठीक है ना। तो कह रहे क्या कंपनी भी जो ये रिप्रेजेंटेशन आई है वो मेंबर्स के सामने बतानी जरूरी है या नहीं है? बताओ कंपनी की ड्यूटी क्या बनती है? इनको सर्कुलेट करना या फिर रीड आउट करना। कहां पर? एजीएम पे। एंड अगर कंपनी ऐसा नहीं करती तो भैया फिर कौन से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर पेनल्टी लगेगी? ठीक है ना। तो यहां पर देखो अकॉर्डिंगली यहां पर क्या एज पर सेक्शन 146 if a copy of representation is not sent because it was received too late or because the auditor may require that representation shall be read out at the meeting and such a copy representation आपको बाद में किसको भी जमा करानी है? रजिस्ट्रार को। समझ आ रहा है आपको? तो अगर आप नहीं भेज पाए तो क्या होगा बताओ? आप सर्कुलेट नहीं कर पाए तो क्या करना चाहिए आपको? मीटिंग में
रीड तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। और आपको ये रिप्रेजेंटेशन किसके पास भी जमा करानी होती है, रजिस्ट्रार के पास। यहां तक का पॉइंट समझ आ गया। ये तो एक्सक्यूज ले रहे हैं ना कि हम नहीं सर्कुलेट करेंगे, तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप सर्कुलेट मत करो, रीड कर दो, ठीक है ना। और आपको एक बात बताऊंगा, जब मैं आपको सेक्शन नंबर 147 पढ़ाऊंगा कि इनमें फिर किसके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी। सेक्शन नंबर 147 में बता रखा है कि अगर कंपनी अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करती तो कंपनी पर क्या पनिशमेंट वगैरह लगेगी, हम सब सेक्शन पढ़ेंगे जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, सेक्शन नंबर 147 बोला पड़ेगा, सेक्शन नंबर 147। समझ आ रहा है। यानी अगर कोई कंपनी एनी ऑफ द प्रोविजन जो 139 से 146 तक में दे रखे हैं नहीं फॉलो करती, मतलब अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करती, तो बताओ कंपनी पर लगेगा 25,000 से लेकर कितना 5 लाख, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर लगेगी पेनल्टी कितनी 10,000 से लेकर 1 लाख की। वो हम पढ़ेंगे। ये पॉइंट में पूछा गया ना कौन रिस्पॉन्सिबल, तो क्या पेनल्टी वगैरह लगेगी वो सब हम अभी बाद में जाके पढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट वहां से कवर्ड हो जाएगा। क्या आपको यहां तक की बातें समझ आ गई है, यस या नो? पक्का ना? ठीक है जी। हमारा सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 4 खत्म हो गया। अब मैं आपको ना एक पेज पे बुलाना चाहूंगा, पेज नंबर 10.47 पर। चले स्टार्ट करें कहानी, आप सब रेडी है? सुनो फिर, मैं ना आपके साथ एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय द ऑडिटर। मैं आपके साथ एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय द ऑडिटर, ठीक है ना। तो इसकी आप हेडिंग जो है अगले पेज पे बना लेना। पेज नंबर कहां पर? हाँ, तो आप नेक्स्ट पेज पे जहां पर ये नीचे हेडिंग दे रखे वहां नहीं, अगले पेज पे जाकर एक हेडिंग बनानी पड़ेगी आपको। अच्छा, आप सब मेरी बात सुनेंगे? हाँ जी, आप सब मेरी बात सुनेंगे। मैं आपके साथ ना फ्रॉड रिपोर्टिंग स्टार्ट कर रहा हूं, पहले सारा डिस्कस करेंगे फिर आप नोट करना। अभी आपको ये याद हो जाएगा, फिर आपको नोटिंग करते हुए बहुत आसान लगेगा। पहले आप सब मेरी बातें जरा सुनो, ठीक है ना। यार देखो, फ्रॉड रिपोर्टिंग के ऊपर एक सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 to 15 ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं आपको क्या पढ़ा दूंगा, सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 to 15। सारे बच्चे बोलेंगे सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 to 15। सारे बच्चे दोबारा बोलेंगे क्या? ये सेम टॉपिक मैं आपको ऑडिट में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन फीस उतनी रहेगी, ठीक है ना। मतलब आप कॉमन डेप्ट लिख के माइनस नहीं कर सकते, कॉन्ट्रा एंट्री करके कि लॉ और ऑडिट में अच्छा कॉमन है, चलो दोनों से 5-5 रुपए कम कर देते ना। 5 रुपए 5-5 हजार नहीं, दो ही मत ना फीस, कॉमन टॉपिक है बेटा, फीस ही मत दो। चलो इधर बात सुनेंगे, ज्यादा बेटा फैलते नहीं भड़काऊ भाषण से, इधर आओ। सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 to 15, एक बार जकारा आंट दो। सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 to 15, एक बार फिर आंट दो। सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 to 15 प्लस साथ में रूल नंबर 13 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014। ये सब बातें मिलाकर मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं। हुआ क्या, कंपनी में या तो फ्रॉड हो रहा है, ठीक है, या हो चुका है। कंपनी में या तो फ्रॉड हो रहा है या हो चुका है, और फ्रॉड का अमाउंट फिर ऑडिटर देखेगा। हुआ क्या, कंपनी ऑडिटर एक कंपनी में गया और वहां पर ऑडिटर की नजर के सामने, नहीं जिगर तक का पहुंच जाते तुम, नजर के सामने एक फ्रॉड दिखा, ऑडिटर तो चौंक गया, यहां तो फ्रॉड हो रहा है या हो चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में ऑडिटर सबसे पहले ये देखेगा कि फ्रॉड का अमाउंट कितना है।
लगभग लगभग फ्रॉड का अमाउंट कितना है। देखो या तो फ्रॉड का अमाउंट होगा कितना, लेस देन 1 करोड़। जनरली आपको आदत बनी होती है 1 करोड़ और दूसरी तरफ 1 करोड़ से ज्यादा, लेकिन यहां ध्यान रखना फ्रॉड का अमाउंट या तो क्या है, लेस देन 1 करोड़। सारे बच्चे बोलेंगे फ्रॉड का अमाउंट क्या है, या तो लेस देन 1 करोड़ या फिर 1 करोड़ या उससे, बोलना पड़ेगा 1 करोड़ या उससे, 1 करोड़ या उससे। यहीं पर एग्जामिनर आपको पागल बना जाएगा, पता नहीं क्यों एफर्ट करेगा। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? क्या बताऊं, अभी मैं आपको दिखाता हूं, एक क्वेश्चन ही दिखा देता हूं आपको, आपको विश्वास तब हो जाएगा। करेक्ट इनकरेक्ट में अभी दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। ये देखो, जान के उसने फ्रॉड का अमाउंट देखो क्या, डिस्कवर एन ऑफेंस ऑफ फ्रॉड 100 लाख। 100 लाख मतलब 1 करोड़। कहानी चेंज हो जाएगी 1 रुपए से। जान के वो 100 लाख 1 करोड़ बोलेगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चा इतना नहीं याद कर पाता, बच्चा क्या करता है गलती करेगा ही करेगा। जान के 1 करोड़ दे दिया। अब 1 करोड़ में रिपोर्टिंग लिखनी है इस तरफ वाली, बच्चे लिखाते हैं इस तरफ वाली जो फर्स्ट पार्ट वाली है। यहां पर एग्जामिनर आपके साथ गेम खेल जाएगा। आप खेलने देंगे उसके साथ गेम? क्या कह रहे, बुला लेंगे मैदान में, आओ जरा, है सुनना मेरी बात। ये एग्जामिनर गेम खेलता है तो मैंने आपको बता दिया। यानी यात्री कृपया ध्यान दें कि फ्रॉड का अमाउंट लेस देन 1 करोड़ एक तरफ, 1 करोड़ एंड अबव एक तरफ। समझ आ रहा है आपको? तो यानी हुआ क्या था, कंपनी के अंदर एक ऑडिटर आया और ऑडिटर ने देखा यहां तो फ्रॉड हो चुका है या फ्रॉड हो रहा है, ठीक है ना। तो ऑडिटर ने पूछा ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, कह रहे फ्रॉड हो रहा है। ऑडिटर ने कहा हाँ, कोई पूछेगा तो बंदा जवाब ही देगा ना। फिर ऑडिटर ने पूछा कितने अमाउंट का फ्रॉड है, रुको हटो जरा मैं कैलकुलेट करके देखता हूं। तो दो सिचुएशन आ सकती है, तो फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से कम या फिर 1 करोड़। समझ आ रहा है आपको? तो पहली रिपोर्टिंग ऑडिटर को ऐसी सिचुएशन में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, मतलब बताना पड़ता है। समझ आ रहा है? मतलब ऑडिटर गली की चाची का रूप धारण कर लेता है, ढिंडोरा पीटना है भाई इस कंपनी में क्या हो रहा है। अब बताओ जरा, सुनना किसको बताएगा, सुनना जरा ध्यान। ऑडिटर विद इन 2 days ऑफ नॉलेज, आण दो, ऑडिटर विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ नॉलेज, मजा नहीं आ रहा, ऑडिटर विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ नॉलेज। जब ऑडिटर को यह फ्रॉड पता लगा उसके अगले 2 दिनों के अंदर अंदर ऑडिटर ये बात कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी को बताएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी को बताएगा। क्या बात बताएगा? 3 बातें कि आपकी कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, यानी रिपोर्ट द फॉलोइंग मैटर। कितनी बातें बताएगा आप मुझे बताओ, कितनी बातें बेटा? उसमें पहली बात तो ये गुड 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 सुनो, पहली बात वो ये बताएगा नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन। किस तरीके का फ्रॉड हो रहा है ऑडिट कमेटी को इन्फॉर्म करेगा कि आपको पता है आपकी कंपनी में, आपको पता है आपकी कंपनी में इस तरीके का फ्रॉड चल रहा है और इससे रिलेटेड मतलब कैश में फ्रॉड चल रहा है, कैश को लेकर स्टॉक को लेकर फ्रॉड चल रहा है और उसमें कम से कम इतना पैसा लगा हुआ है और ये लोग मिले हुए हैं। 3 बातें, नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन, आड़ दो। पहला, जो बोले उसका अटेम्प्ट क्लियर हो जाए। दोबारा, नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन। दोबारा, नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन। दूसरा होगा अप्रोक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व, है ना। दूसरा क्या होगा? अप्रोक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व। 2 बातें होगी। पहला, नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन। दोबारा बोलो, क्या? नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन। दूसरा, और तीसरा, बोलो समझ आ गया? फिर इसके रिप्लाई में अब आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बता दिया, आपने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब अपनी बोर्ड रिपोर्ट बनाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब अपनी क्या बताएंगे? बोर्ड रिपोर्ट। उस बोर्ड रिपोर्ट में 4 बातें लिखेंगे। कितनी बातें लिखेंगे? 4। समझ आ रहा है? बोर्ड रिपोर्ट में इस बारे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 4 बातें लिखेंगे, ठीक है ना।
और 4 बातें कौन कौन सी? पहले तो यही बताएंगे कि हमारी कंपनी में इस तरीके का फ्रॉड चल रहा है, यानी डिस्क्लोज इन द बोर्ड रिपोर्ट डिस्क्लोजर ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स। पहला तो यही बताएंगे, नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन। आन दो, पहला क्या बताएंगे? नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन। दूसरा अप्रोक्सीमेट। तीसरा जरा ध्यान से सुनना, क्या जो पार्टीज इन्वॉल्व थी उनके खिलाफ हमने किन किन पार्टीज के खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लिया? पार्टीज इन्वॉल्व थी लेकिन हमने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, उनका नाम बताओ। और लास्ट, हमने क्या क्या एक्शन लिए, उस फ्रॉड को लेकर हमने क्या क्या एक्शन लिए। 4 बातें रोज का काम मेरा रोज का, ऐसा कौन कहती है? बोर्ड रिपोर्ट। और बोर्ड रिपोर्ट को ना किसी ने रोका, है ना। चलो बताना स्टार्ट करो। पहला, नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन। बेटा ये चार्ट ना आपको ऐसे याद होना चाहिए यहीं पर माइंड में, मैं आपको बता रहा हूं। आप आ जाओ जरा, अभी मैं आपसे बुलवा रहा हूं, पहले पूरा सुनूंगा फिर आपसे लिखवाऊंगा। समझ आ रहा आपको? तो कहानी अभी तक की, कंपनी में या तो फ्रॉड हो चुका है या हो रहा है, और ऐसी सिचुएशन में ऑडिटर को रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आ जाती है, ऑडिटर को रिपोर्ट बनाकर देनी पड़ती है। पहले तो वो सबसे पहले क्या चेक करेगा? फ्रॉड का अमाउंट। फ्रॉड का अमाउंट या तो क्या हो सकता है? लेस देन 1 करोड़ या 1 करोड़, या तो अगर लेस देन 1 करोड़ है, बोलना आपको पड़ेगा, अगर वो क्या है? आवाज में दम नहीं, अगर वो क्या है? तो ऐसी सिचुएशन में बताओ क्या होगा? ऑडिटर विद इन हाउ मेनी डेज? 2 डेज ऑफ नॉलेज। आर दो 2 डेज ऑफ नॉलेज। ये बात किसको बताएगा? कंपनी के बोर्ड को या क्या बात बताएगा? कितनी बातें? क्या क्या? पहला, दूसरा, तीसरा, इन रिप्लाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी बोर्ड रिपोर्ट में कितनी बातें रोज का? 4, है ना। ये देख रहे हो, मजे ले रहे हो। 4 बातें रोज का बोर्ड रिपोर्ट में वो बताएंगे। चलो उनमें से पहली बात तो ये क्या? सारे बच्चे बोलेंगे पहला क्या? दूसरा, अप्रोक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व देयर इन, मतलब जो भी अप्रोक्सीमेट अमाउंट था वो बताएंगे। और तीसरा, पार्टीज इन्वॉल्व इफ नो रेमेडियल एक्शन इज टेकन। और लास्ट, फर्स्ट टाइप की रिपोर्टिंग आपकी खत्म भी होगी। 7 वाली गली में और गली में, यहां पर भी फ्रॉड का अमाउंट क्या था? 1 करोड़ या उससे। तो अब जरा सुनना, विद इन 2 डेज ऑफ नॉलेज हम रिपोर्ट बनाकर देंगे किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को और ऑडिट कमेटी को, और उसमें वही 3 बातें लिख कर देंगे। कौन सी बातें? पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात। बताओ पहली बात क्या? नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन। दूसरा और तीसरा। अब बताकर बस 45 डेज तक का वेट करेंगे। कितने डेज का वेट करेंगे? 45 डेज। किस बात का वेट करेंगे? कि ये अपना रिप्लाई हमें भेजे। ऑडिटर ने तो बता दी बात, ऑडिटर ने तो ये बात कि भैया आपकी कंपनी में फ्रॉड वगैरह हो रहा है। अब 45 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिट कमेटी क्या बनाकर देंगे? अपनी क्लैरिफिकेशन देंगे, रिपोर्ट बनाकर देंगे। विद इन कितने डेज? 8 दो, विद इन कितने डेज? 45 डेज में। अब 2 ही सिचुएशन हो सकती है, या तो रिप्लाई आएगा या अगर रिप्लाई आ गया, आवाज में दम नहीं, अगर रिप्लाई तो अब जरा सुनना, रिप्लाई आ गया तो उस सिचुएशन में अब ऑडिटर 3 चीजें, ऑडिटर कितनी चीजें? अगले 15 दिन में, अगले कितने दिन में? नेक्स्ट 15 डेज में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ फेंकेगा। क्या क्या चीजें फेंकेगा जरा सुनना। पहला, जो इसने ओरिजिनल रिपोर्ट सबमिट करी थी विद इन 2 डेज वाली, प्लस जो उनका रिप्लाई आया, प्लस उनका रिप्लाई आने के बाद अब ऑडिटर के क्या कमेंट्स हैं, वो सब 15 डेज में किसको भेजेंगे? सीजी को भेज देंगे। बोलो समझ आ रहा है यहां तक का पॉइंट? फ्रॉड का अमाउंट अगर क्या है जल्दी बताओ, फ्रॉड का अमाउंट अगर क्या है जल्दी बताओ। 8 दो, कितना है? यानी 1 करोड़ और मोर, ओनली मोर, नॉट मोर नहीं, ठीक है ना? 1 करोड़ और मोर, नॉट मोर नहीं, ओनली मोर। क्या होगा? ऑडिटर विद इन 2 डेज के अंदर किसको बताएगा? बोर्ड और
ऑडिट कमेटी को, और फिर बताने के बाद आराम करेगा। जट पैदा हो या सिर्फ सौण वास्ते। कितने दिन तक? 45 डेज में या तो रिप्लाई या फिर रिप्लाई। अगर रिप्लाई आया तो नेक्स्ट कितने डेज में? 15 डेज में। ऑडिटर कितनी चीजें भेजेगा? 3। पहली फॉरवर्डेड रिपोर्ट, जो उसने फॉरवर्ड करी थी रिपोर्ट, प्लस रिप्लाई या ऑब्जर्वेशन जो किसकी तरफ से आई होगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्लस अब ये सब के बाद ऑडिटर के क्या कमेंट है वो भेजेगा। लेकिन अगर रिप्लाई नहीं आया 45 डेज तक, ऑडिटर बैठा रहा और ऑडिटर कह रहे हैं बोर्ड ना तुम आए ना तुम्हारा कोई संदेश, तो ऐसे केस में ऑडिटर कह रहा है मैं सीजी को अब डायरेक्टली बता दूंगा, बिना कोई काम रुके, बिना कोई डेज रुके। किसको? सीजी को बता दूंगा। क्या बात? कि मैंने इनको रिपोर्ट दी थी, वही रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूं और इनका रिप्लाई नहीं आया। बात खत्म। यानी अगर स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर, मतलब 45 डेज के अंदर कोई रिप्लाई नहीं आया, स्टिपुलेटेड मतलब डिसाइडेड टाइम, स्टिपुलेटेड मतलब डिसाइडेड टाइम, अगर डिसाइडेड टाइम के अंदर रिप्लाई नहीं आया तो ऑडिटर क्या करेगा? अपनी रिपोर्ट जो उसने किसको दी थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दी थी, वो प्लस एक नोट बेटा बहुत काम करते हैं, समझ आ रहा है आपको? एक नोट देगा वो, और उस नोट में क्या लिखेगा? कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ रिपोर्ट फॉर विच फेल टू रिसीव एनी रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन टू सीजी। यानी सीजी को बता देगा इन्होंने तो मेरे रिप्लाई तक भी नहीं करा। देख रहे हो ये कैसे से है? ऐसे थोड़ी बेटा आग लगानी पड़ती है, बेटा मजा आता है। समझ आ रहा है आपको? आप बताओ, जब आप पिताजी से बचपन में पिट रहे होते थे, छोटा भाई या बहन, पापा पता ही भैया, याद है वो अलग ही मजा ले रहे होते हैं। हम उसको बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं जो पता नहीं होते मतलब पेरेंट्स को, ऐसा हमें लगता है, पर ये बहुत बड़ी भूल है, वो जान के इग्नोर करते हैं। चलो जी, यहां तक का आपको याद हो गया पक्का वाला? अब ये चार्ट आपने बनाना है खुद। हाँ, बाद में बना ले, अगले साल बना लेना बेटा, है? अरे अपने हाथ से बनाओ, ये 2-3 जगह काम आएगा आपको। पहले ना एक ही तरीके से चलेगी पूरी क्लास तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। पहले आप फर्स्ट पार्ट की रिपोर्टिंग नोट करना, है ना, फिर सेकंड पार्ट पे, सारे इसी सीक्वेंस में चलेंगे ताकि फिर मैं बाद में इसको जूम बराबर भी कर पाऊं।
डन हो गया, सभी ने नोट कर लिया? ये बोले कोई डेज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डन है नोटिंग? अच्छा, इसमें कुछ बातें अभी रह गई हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी आप बस नोट कर लो, फिर मुझे बता देना। अब देखो हो गया नोट, नोट कर लो। और अब देखना इनकी स्पीड, मुकाबला नहीं होगा। मैंने जैसे ही बोला नोटिंग करके आप सब जा सकते हैं, लेकिन सब एक साथ, जब सबकी नोटिंग हो जाएगी तब एक साथ उठेंगे सारे। अब बताओ बेटा, पड़ोसी जो आपको चूंडी मारेंगे ना, जल्दी कर, वो अलग ही स्वाद आएगा। तेरी वजह से डेट हो रही है। डन 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 डन। चलो फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में।